नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपन केमिस्ट्री का अगला पोर्शन देखेंगे। और आज का जो अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि सामने आप लोगों को दिख रहा है, आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के विषय में। तो चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि परिवर्तन, एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है परिवर्तन। इसके अलावा जो दो शब्द लिखे हुए हैं वो रासायनिक है और भौतिक है, तो इनको भी मैं यहाँ लिख देता हूं। तो ये है भौतिक और ये है रासायनिक। तो ये तीन शब्द हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें एक शब्द परिवर्तन है, एक शब्द भौतिक है और एक शब्द है रासायनिक। इन तीनों ही शब्दों का मतलब क्या है? सबसे पहले अपन बात करते हैं, परिवर्तन का मतलब होता है चेंज होना। परिवर्तन का मतलब क्या है? चेंज होना, बदलाव होना या बदलना। ये किसका मतलब है? ये मतलब होता है किसका? परिवर्तन का। तो यहां बदलाव, परिवर्तन का मतलब है बदलाव से, कि कोई पदार्थ यानी x कोई पदार्थ है और वो बदल जाए z के अंदर। ठीक है, तो यहां बदलाव हो रहा है, यहां परिवर्तन हो रहा है। ऐसे हम बात करें कि भौतिक क्या है, तो भौतिक पदार्थ का गुण है। क्या है? भौतिक पदार्थ का गुण। वो कहेगा रासायनिक, तो रासायनिक भी पदार्थ का गुण है। अब भौतिक क्या गुण है, रासायनिक क्या गुण है, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो भौतिक गुण जो होते हैं, ये होते हैं किसी पदार्थ के बाह्य गुण। क्या होते हैं? बाह्य गुण होते हैं। और रासायनिक गुण जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं किसी पदार्थ के आंतरिक गुण। तो पदार्थ के बाह्य गुणों को भौतिक गुण कहते हैं, पदार्थ के आंतरिक जो गुण होते हैं उनको रासायनिक गुण कहते हैं। तो ये मेजरली तीन बातें हमें समझ में आ गई कि भौतिक का मतलब बाह्य गुणों से है, रासायनिक का मतलब आंतरिक गुणों से है, और परिवर्तन का मतलब होता है कि पदार्थ में होने वाला कोई भी बदलाव या चेंजेस। तो अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये बाह्य गुण किसके होते हैं, ये आंतरिक गुण किसके होते हैं, ये बदलाव किसमें होता है। तो इन तीनों ही बातों के लिए एक शब्द मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वो शब्द है यहाँ पर पदार्थ। क्या है? पदार्थ। यानी किसी पदार्थ के ही होते हैं क्या? किसी पदार्थ के ही होते हैं क्या? भौतिक गुण। किसी पदार्थ के ही क्या होते हैं? रासायनिक गुण। और पदार्थ में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा बेस ऑन किस पर है? पदार्थ पर है। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं पदार्थ के गुणों की। तो पदार्थ के गुण, तो यदि हम किसी पदार्थ के गुणों की बात करें मित्रों, तो पदार्थ के गुण दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि अभी अपन ने देखा, एक बाह्य गुण होता है और एक पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। अब बाह्य गुण में कौन कौन शामिल है, आंतरिक गुण क्या होता है, इसके बारे में हम परिचर्चा करते हैं। बाह्य को हमने भौतिक गुण बोला और आंतरिक को हमने रासायनिक गुण बोला। तो इन पदार्थों के गुणों को हम दो भागों में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। और दो भागों में जब डिवाइड करते हैं, पहला जो पोर्शन है उसका अपन ने नाम रखा यहाँ पर बाह्य गुण या भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिन्हें हम बाह्य गुण भी कहते हैं। ये बेस है, इस टॉपिक का ध्यान रखना। दूसरे जो गुण होते हैं, ये होते हैं दोस्तों रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण जो होते हैं, इनको कहते हैं आंतरिक गुण। क्या कहते हैं? पदार्थ के आंतरिक गुण कहते हैं। पदार्थ के क्या कहते हैं इनको? पदार्थ के आंतरिक गुण इनको कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर कि बाह्य गुणों में कौन कौन शामिल है। तो बाह्य गुणों में हम शामिल करते हैं किसी पदार्थ का आकार कैसा है, पदार्थ की आकृति कैसी है, पदार्थ का रंग कैसा है, पदार्थ का स्वाद कैसा है, और पदार्थ की अवस्था कैसी है। ये सभी किस पर डिपेंड है? तो ये सभी जो डिपेंड है दोस्तों अपने, ये सारे के सारे डिपेंड है बाह्य गुणों में या भौतिक गुणों में। तो ये सारे के सारे पदार्थ के बाह्य गुण होते हैं। अब हम यदि अवस्था की बात करें, तो हम यहाँ पर अवस्था की बात में समझा सकते हैं कि अवस्था के रूप में या तो हम ले सकते हैं यहाँ पर क्या, कोई पदार्थ कैसा हो सकता है, ठोस हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि कोई पदार्थ कैसा होता है, द्रव हो सकता है, या हम कह सकते हैं कोई पदार्थ कैसा हो सकता है, गैस हो सकता है, या हम कह सकते हैं कोई पदार्थ कैसा हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, यानी पदार्थ की अवस्था प्लाज्मा हो सकती है। या फिर प्रश्न पूछे तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था बीईसी हो सकती है। बोस आइंस्टीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोस आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्लाज्मा दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है, फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर कहलाती है। इसका दैनिक जीवन में, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ, एवरीडे लाइफ में इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है,
यस। तो ये सारी जो बातें हैं ये भौतिक गुणों के अंदर शामिल हैं। किसमें शामिल है? भौतिक गुणों में शामिल है, बाह्य गुणों के अंदर शामिल है। अब हम इधर बात करते हैं और ये बात करते हैं अपन रासायनिक गुणों की। तो पदार्थ के रासायनिक गुण, पदार्थ के रासायनिक गुण का मतलब है कि उस पदार्थ का संगठन क्या है, यानी कि पदार्थ का संगठन, पदार्थ के संगठन का मतलब क्या है? कंपोजिशन ऑफ मैटर है। और पदार्थ के संगठन का मतलब है दोस्तों कि वो पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है। पदार्थ क्या है? किससे मिलकर बना हुआ है, उसका संगठन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। ये बात डिपेंड करती है उसके रासायनिक गुण पर या आंतरिक गुण पर। क्लियर? यस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हम दूध की बात करें तो दूध में प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। तो दूध का रासायनिक संगठन पूछूंगा तो आप कहेंगे साहब इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, वो अलग बात है कि केसिन प्रोटीन होता है, लेकिन आपने मेन सब्सटेंस का यहाँ पर नाम बता दिया कि प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ किन से मिलकर बना होता है, उन पदार्थों का जो है वो रासायनिक गुण कहलाते हैं, और वो पदार्थ जो है वो आंतरिक गुण कहलाते हैं, ये हम कह सकते हैं। यानी कुल मिला के संगठन से हमें मतलब यहाँ पर रखना। ओके, यस। तो चलिए अब हम चूंकि बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो पदार्थ के केवल बाह्य गुणों में परिवर्तन हो, और या पदार्थ के बाह्य गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों में भी परिवर्तन हो। तो दोनों ही प्रकार के जो परिवर्तन है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि केवल पदार्थ के बाह्य गुणों में यदि परिवर्तन हो, केवल किसमें परिवर्तन हो? पदार्थ के बाह्य गुणों में, पदार्थ के बाह्य गुणों में परिवर्तन, बाह्य गुण कह दो या भौतिक गुण कह दो। ठीक है, बाह्य गुणों में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। और यहीं पर दूसरा हमें जो ज्ञात रखना है दोस्तों, वो हमें ज्ञात रखना है कि यदि पदार्थ के बाह्य गुणों के साथ साथ, पदार्थ के बाह्य, पदार्थ के बाह्य गुणों के साथ साथ, बाह्य गुणों के साथ साथ उसके आंतरिक गुणों में भी, उसके आंतरिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, आंतरिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो क्या कहलाता है? ऐसा परिवर्तन दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर? तो दो प्रकार के परिवर्तनों की बात करेंगे। तो अब हम सबसे पहले जो बात करते हैं, ये हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन। पहला जो अपना टॉपिक है वो है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। कौन सा टॉपिक है? भौतिक परिवर्तन की हम बात करेंगे। इस भौतिक परिवर्तन को फिजिकल चेंजेस भी कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कह दो या फिर फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं। नाम से स्पष्ट है, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में होता है। तो लिख सकते, होने वाला, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में, जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में या कह दो बाह्य गुणों में, पदार्थ के भौतिक गुणों में या कह सकते हैं बाह्य गुणों में, भौतिक गुणों में या बाह्य गुणों में परिवर्तन होता है। केवल किन में परिवर्तन हो रहा है? भौतिक गुणों में या बाह्य गुणों में परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पर भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है या बाह्य गुणों में परिवर्तन हो रहा है, इसके साथ साथ इस भौतिक परिवर्तन के और क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, तो बताता हूं यहां से कि दोस्तों हमें याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं। पहली बात, भौतिक परिवर्तन की अभिक्रियाएं, की अभिक्रियाएं अस्थायी होती हैं। क्या होती है? अस्थायी होती हैं। अब अस्थायी होने का मतलब क्या है?
अस्थायी होने का मतलब है कि ये विक्रियाएं अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती हैं। तो यहां समझा सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अभिक्रिया अग्र दिशा और पश्च दिशा दोनों की ओर चलती है, दोनों दिशाओं में विक्रिया संपन्न हो सकती है। मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया में बनने वाला जो क्रियाफल है वो अस्थायी होता है। क्या लिख सकते हैं यहां पर, बनने वाला, अभिक्रिया के दौरान बनने वाला क्रियाफल या उत्पाद अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। बनने वाला क्रियाफल या उत्पाद क्या होता है, अस्थायी होता है। यानी कि अभिक्रिया में क्रिया कारकों से क्रियाफल बनेगा, वो क्रियाफल वापस से क्रिया कारकों में बदल सकता है। ये ऐसा किस में होता है, ऐसा भौतिक परिवर्तन में होता है। इसलिए हमने इसको क्या कहा, अस्थायी अभिक्रिया कहा। और चूंकि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं क्या कहलाती हैं, उत्क्रमणीय कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन की अभिक्रियाएं रिवर्सेबल रिएक्शन होती हैं। रिवर्सेबल होती हैं बोले तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं के अंदर क्या होती है मित्रों, संपन्न होती है। तो यहां हमने देखा कि भौतिक परिवर्तन की अभिक्रियाएं अस्थायी होती हैं और क्रियाफल जो है इससे उत्पाद और उत्पाद से पुनः क्रियाफल का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। तो ये मुख्यतः बातें अपने को यहाँ पर क्या रखनी है, ज्ञात रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स की बात करें। एग्जाम में जब भी आपको पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपको मुख्यतः एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्यतः आपको कोई एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि दिया गया उदाहरण निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का है या किस परिवर्तन का है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं उदाहरणों में, वो पहला उदाहरण मैं आपको समझा देता हूं कि पानी से बर्फ व बर्फ से पानी का बनना, पानी से बर्फ व बर्फ से पानी का बनना ये पहला उदाहरण अपना हो गया। ठीक है, इस उदाहरण को हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। हमारे पास पानी है, ओके। पानी को जब हम ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो हमें पता है कि ये किस में बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन जब बर्फ को हम गर्म करेंगे दोस्तों, तो बर्फ वापस से किस में बदल जाएगी, बर्फ वापस से पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि ये जो चिन्ह है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। और इस अभिक्रिया के चिन्ह से पहले जो पदार्थ होते हैं ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रिएक्टेंट, बोले तो क्रिया कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिया कारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। और अभिक्रिया के चिन्ह के बाद जो बनते हैं ये प्रोडक्ट कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। यहाँ क्या हो, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्रिया कारक को हम उत्पाद में बदल सकते हैं और वापस उत्पाद को गर्म करके पुनः क्रिया कारक में वापस ला सकते हैं। यानी पदार्थ को उसकी पूर्व अवस्था में हम वापस यहाँ पर ला सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को उसकी पूर्व अवस्था में वापस लाया जा सकता है वह परिवर्तन अस्थायी होता है, बोले तो उत्क्रमणीय होता है। और जो अस्थायी और उत्क्रमणीय है तो वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। क्लियर, यस। अब देखिए यहाँ पर ये हमने देखा। अब हम यहाँ से कैसे पता चलाएं कि ये जो परिवर्तन यहाँ हो रहा है, पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से पानी का बनना, इसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इस बात का पता हम कैसे चलाएं। तो इस बात का पता हमें यहाँ से, हमें क्या करना है मित्रों, हमें यहाँ पर करना है कि ये जो पानी है पदार्थ हमारे पास, इसके हम गुण, तो सबसे पहले हम पानी के भौतिक गुण अगर देखें, ठीक है, शॉर्ट में लिखें, भौतिक गुण हम देखें, ठीक है, और इसके बाद हम इसके रासायनिक गुण देखें, तो ठीक ऐसे ही हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि बनने वाला जो उत्पाद है इस उत्पाद के भौतिक गुण क्या है और बनने वाला जो उत्पाद है इस उत्पाद के रासायनिक गुण क्या है।
ये दोनों बातें अपने को देखनी पड़ेंगी, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगी? बिल्कुल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पानी का भौतिक गुण कोई एक बता दीजिएगा। तो पानी का कोई एक भौतिक गुण हम अवस्था से संबंधित ले लेते हैं, और अवस्था होती है इसकी द्रव। कैसी होती है? द्रव। अब बना आगे जाके बर्फ, बर्फ बन गया तो उसकी कोई एक भौतिक गुण ले लीजिएगा, तो हम अवस्था ही ले लेते हैं, और अवस्था होती है बर्फ की कैसी? ठोस। कैसी होती है? ठोस होती है। फिर पानी के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण चूंकि मैं बता चुका हूं कि रासायनिक गुण का मतलब भी क्या होता है। रासायनिक गुण का मतलब होता है कि संगठन। पदार्थ किससे बना है? तो जल बना है H2O से, और जो क्रियाफल बन रहा है यानी उत्पाद जो बन रहा है, ये उत्पाद का रासायनिक संगठन क्या है? यानी बर्फ का रासायनिक संगठन, यानी बर्फ की भी किससे बनी है? तो बर्फ भी किससे बनी है? H2O से बनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H2O। क्या लिखेंगे? H2O लिखेंगे। क्लियर? यस। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब ये परिवर्तन हो रहा है, जब क्या हो रहा है? जब यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो भौतिक गुण बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? बिल्कुल बदल रहे हैं। पानी से बर्फ बनने के दौरान भौतिक गुण बदल रहे हैं। पहले द्रव थे, और अब जो पदार्थ बन रहा है उसका भौतिक गुण हो गया ठोस। ठीक है, लेकिन क्या रासायनिक गुण बदल रहा है क्या? नहीं, रासायनिक गुण में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पहले जो क्रियाकारक पदार्थ था उसका भी संगठन H2O था, और जो क्रियाफल बना है, उत्पाद बना है, उसका भी रासायनिक संगठन क्या है? H2O ही है। यहाँ पर कोई भी चेंजेज या परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर केवल और केवल भौतिक गुणों में होता है, और केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जब केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो ऐसा परिवर्तन, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है ऐसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये एक बात क्लियर हो गई, हमने एग्जाम्पल से इस बात को देख लिया। चलिए और भी एग्जाम्पलों की हम बात करते हैं, उनको इतना ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अब अपने को। तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम बात कर सकते हैं दोस्तों, जैसे सोने का पिघलना। सोने का पिघलना, देखिए सोने का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसे है? हम जानते हैं कि सोने का जो प्रतीक चिन्ह है वो है Au। Au किसका प्रतीक चिन्ह है? ओरम। Au बोले तो ओरम, और ये ओरम सोने का प्रतीक चिन्ह होता है। हम जानते हैं कि ये ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में? ठोस। लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ये डेल्टा का चित्र बनाया मैंने। तो दोस्तों ये Au जो है, ये ओरम जो है, ये किस अवस्था में आ जाएगा? द्रव। लेकिन जब ये पुनः ठंडा होगा, जब ये पुनः क्या होगा? ठंडा होगा, तो वापस कहाँ बदल जाएगा? अपनी पूर्व अवस्था में चला जाएगा, ठोस अवस्था में चला जाएगा। ये ठोस था तब भी इसका संगठन Au ओरम ही था, सोना ही था, और द्रव में बदल गया, द्रव के अंदर बदल गया, तो भी इसका संगठन Au ओरम ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर है बात? यस। तो यहाँ पर ये परिवर्तन कैसा हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। और हम आगे बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 की, हम बात करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो है कांच का टूटना। नंबर 3 क्या है? कांच का टूटना। तो कांच के टूटने की हम बात करते हैं, ये भी अगला एग्जांपल है। तो देखिएगा कि कांच जो होता है, इस कांच का संगठन है लेड, पीबी। पीबी बोले तो लेड। ठीक है। अब दोस्तों कांच है मान लो बड़े आकार का, और ये टूट गया तो ये बदल गया छोटे टुकड़ों में। किस में बदल गया? टूट गया तो बदल गया छोटे टुकड़ों में बदल गया। क्लियर? यस। तो ये टूटा हुआ भी क्या है? कांच है। इसका भी संगठन क्या है? पीबीएलेट। ऐसे थोड़ी है कि अगर बड़ा कांच था, टूट गया तो उसका संगठन परिवर्तित हो गया, लेड की जगह कुछ और आ गया। इसका मतलब हम इनको वापस पिघला करके और दोबारा से क्या कर सकते हैं? एक बड़ा कांच बना सकते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ रहा है, मतलब ये भौतिक परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हो गया। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4, यस, एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो ये है दोस्तों शक्कर या नमक का पानी के अंदर क्या होना? घुलना। शक्कर या नमक का
और या हम लिख सकते हैं यहाँ पर चीनी भी लिख के दे सकता आपको, या चीनी का पानी में घुलना, पानी में घुलना। यस। अगला एग्जाम्पल अपना शक्कर या नमक या चीनी का पानी में घुलना। ठीक है, ये किस परिवर्तन का उदाहरण है? सामान्यतः देखने से लगता है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि घुल गए वापस प्राप्त नहीं कर सकते इनको। लेकिन दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ना होकर ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसे है समझिएगा बात। ये हमारे पास एक पात्र है, क्या है? पात्र। इस पात्र में भरा हुआ है दोस्तों जल। पात्र में क्या भरा हुआ है? पात्र में ये जल भरा हुआ है, जल। हमने क्या किया, इस जल के अंदर नमक, चीनी या शक्कर, कुछ भी बोलो, उसके कणों को हमने घोल दिया इसमें। और हम जानते हैं कि चीनी या नमक के जो कण होते हैं वो पानी के अंदर क्या हो जाएंगे? पूर्णतः घुले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीनी के कण है, तो ये इसमें घुल गए। घुल गए दोस्तों, तो ये बन गया एक विलयन। क्या बन गया? ये पूरा एक विलयन बन गया। और इस विलयन को हम क्या कह सकते हैं? इस विलयन को हम कह सकते हैं कि ये बन गया शरबत। क्या बन गया? ये विलयन हमारे पास बन गया मित्रों शरबत। ये लीजिएगा, घुल गई चीनी कंप्लीटली इसके अंदर, तो ये हमारे पास शरबत बन गई। ठीक है, शरबत। अब हम चाहते हैं कि हम इसको पूर्व अवस्था में वापस लेकर आए। किस में लेके आए? पूर्व अवस्था में लेके आए। कैसे? हम चाहते हैं कि पानी अलग हो और चीनी अलग हो। तो इसको दोस्तों, इस पात्र को हम क्या करते हैं? इस पात्र को हम गर्म करते हैं। पात्र को क्या करते हैं? इस पात्र को गर्म करते हैं। जब इस पात्र को गर्म किया जाता है, पात्र को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो हमें पता है कि तापमान बढ़ेगा किसका? शरबत का, मिश्रण का। ठीक है, तो पानी तो क्या होगा? वाष्प बनकर निकल जाएगा। पानी क्या होगा? जल जो होगा वो वाष्प बन के, वाष्पीकरण की क्रिया होगी यहाँ पर, वाष्प बन के निकल जाएगा। वाष्प बन के निकलने की जो क्रिया है वो वाष्पीकरण की क्रिया कहलाएगी। इसके ठीक विपरीत ध्यान रखना, वाष्प का पुनः पानी में बदलना जो है ये संघनन की क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन की क्रिया कहलाता है, कंडेंसेशन की क्रिया कहलाता है। और संघनन की क्रिया के द्वारा ही क्या बनते हैं? बादलों का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना। यस, तो अब देखिए, यहाँ हमने इस पात्र को गर्म किया तो पानी वाष्प बन के निकल गया, वाष्पीकरण हो गया। और इसके अंदर शेष अपने जो शर्करा यानी कि चीनी के जो कण थे दोस्तों, ये चीनी के कण हमें यहाँ पर शेष प्राप्त हो गए। तो ये चीनी का पाउडर एज रूप, किसमें? एज ए पाउडर रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। पानी वाष्प बन के निकल जाता है। इस प्रकार हमने दोनों क्रियाकारक जिनको हमने मिलाया था, ठीक है, विलय और विलायक को, उनको हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। और हम जानते हैं कि जब किसी पदार्थ को हम उसकी वापस पूर्व अवस्था में ले आते हैं, जब हम किसी पदार्थ को उसकी पूर्व अवस्था में वापस ले आते हैं, तो दोस्तों ऐसा परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। और अस्थायी परिवर्तन कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण हो गया? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। ये अगले उदाहरण पे हम परिचर्चा करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, लोहे का चुंबक में बदलना। अगला दोस्तों, लोहे का चुंबक में बदलना। चुंबक में बदलना। देखिए, लोहा कुछ समय के लिए, पहली बात तो ये लिख दो, ये अभिक्रिया साफ ही ये कह रही है उदाहरण कि लोहा अस्थायी रूप से चुंबक बनता है। लोहा अस्थायी रूप से, लोहा अस्थायी रूप से चुंबक बनता है। लोहा क्या करता है? अस्थायी रूप से चुंबक बनता है, ध्यान रखना। और जो अस्थायी होते हैं वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। जो अस्थायी होते हैं वो क्या होते हैं? वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। ये बात हम जानते हैं। ठीक है, तो लोहा कुछ समय के लिए चुंबक बन जाता है, लेकिन उसके बाद उसके चुंबकत्व के गुण नष्ट हो जाते हैं, तो वो पूर्व अवस्था में लौट आता है। ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यस, आगे चलते हैं। नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात करते हैं, और वो है संघनन, आसवन और ध्रुवपातन। तो एक तो है दोस्तों संघनन,
एक है आसवन और एक है उध्रुपातन। उध्रुपातन, ये तीनों के तीनों भी किसके उदाहरण है? ये भी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कैसे हैं, इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं संघनन की। किसकी बात करते हैं? कंडेंसेशन की बात करते हैं, संघनन की बात करते हैं। संघनन होता क्या है मित्रों? तो देखिए, हमें पता है कि पानी का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और वाष्प का वापस से पानी में बदलना संघनन कहलाता है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर वाष्प और वाष्प का किस में परिवर्तन होना? पानी में या दरों में परिवर्तित होना। पानी में, दरों में या बूंदों में परिवर्तित होना संघनन की क्रिया कहलाता है, कंडेंसेशन की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कंडेंसेशन की क्रिया कहलाती है। यस, तो दोस्तों हमने संघनन किया तो वाष्प को पुनः पानी की अपनी यानी पूर्व अवस्था में लेके आए हम, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? ये भौतिक परिवर्तन हो गया। इसका दूसरा रूप क्या है? वाष्पीकरण। तो ये वाष्पीकरण मैं हालांकि पहले ही बोल चुका हूँ, वाष्पीकरण भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें पानी यानी कि जो कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है, उसको गर्म करके क्या बनाया जाता है? वाष्प बनाया जाता है। वाष्प कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था है। तो ऊपर क्या हो रहा है? वाष्प यानी गैस अवस्था को द्रव में बदला जा रहा है, संघनन, और द्रव को अगर गैस में बदला जा रहा है तो वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला जो है दोस्तों, ये है अपना आसवन। कौन है? आसवन। उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, आसवन की बात करते हैं। तो आसवन के अंदर क्या होता है? देखिएगा, हमारे पास दो द्रव पदार्थ है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एक द्रव पदार्थ है, हमने इसमें दूसरा द्रव पदार्थ मिलाया और ये हमने एक मिश्रण बना दिया। दोनों द्रव पदार्थों का क्या बना दिया? मिश्रण। अब हम चाहते हैं कि ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण से वापस हम दोनों द्रव पदार्थों को क्या करें? अलग कर दें। तो यही कहलाता है आसवन। कुल मिलाकर मैं लिख सकता हूं कि दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को, दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को, दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने की विधि, पृथक करने की विधि, दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? वो विधि कहलाती है आसवन। क्या कहलाती है दोस्तों? आसवन कहलाती है। ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी हम यहाँ पर बात करें तो नंबर 3 उध्रुपातन। तीसरा है दोस्तों उध्रुपातन। तो उध्रुपातन भी परिवर्तन है। कैसे है तो ये बात हमें यहाँ पर समझनी है। तो उध्रुपातन की यदि हम बात करें कि उध्रुपातन जो है ये भौतिक परिवर्तन कैसे है, तो देखिएगा, इसमें क्या होता है? दो ठोस पदार्थों का मिश्रण बना दिया जाता है। किसका? दो ठोस पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है, यानी कि मिश्रण बना दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों इस मिश्रण से इन दोनों ठोस पदार्थों को वापस अलग किया जाता है, यानी कि दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को वापस से पृथक करने की विधि क्या है? दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को वापस से पृथक करने की जो विधि है, वही विधि क्या कहलाती है? वही विधि उध्रुपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? उध्रुपातन कहलाती है। ओके, यस। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में इसमें आप कपूर और नेपथलीन लिख देता हूं। दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को, दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने की विधि, पृथक करने की विधि, दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? उध्रुपातन। और इसके एग्जाम्पल में जो है हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों कपूर, नेपथलीन आदि का मिश्रण, कपूर, नेपथलीन आदि का मिश्रण। और आसवन में कह सकते हैं जैसे दूध में पानी डाल दिया उसको वापस निकालें। आसवन के बारे में एक विशेष फैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, ये वो विधि है जिसके द्वारा शराब बनाई जाती है। शराब बनाने की विधि, शराब बनाने की विधि। तो शराब बनाने की जो विधि है दोस्तों, ये शराब बनाने की विधि क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। तो इस प्रकार आपसे गई संघनन,
तो संघनन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्योंकि वापस पूर्वावस्था में लौट आता है। इसी तरह से आपसे कहे दोस्तों आसवन, तो आसवन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, पूर्वावस्था में लौट आता है। इसी तरीके से कहा जाए दोस्तों उद्रपातन, तो उद्रपातन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्योंकि ये भी पूर्वावस्था में लौट आता है। तो इस प्रकार जो पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में लौट आते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं, वो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7, रबर का खींचना। रबर का खींचना, तो रबर को हम खींचेंगे उसका आकार बढ़ जाएगा, यानी आकार परिवर्तित हो गया। हम जानते हैं आकार बाह्य गुण होता है, उसके संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उसको छोड़ेंगे वो अपनी पूर्वावस्था में वापस लौट आएगा। जैसे स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग का खींचना, दोस्तों स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसका आकार बढ़ जाएगा, छोड़ेंगे पूर्वावस्था में लौट आएगी। जैसे बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, किसका जलना, बल्ब का जलना किसका उदाहरण है, तो बल्ब का जलना भी उदाहरण है किसका, भौतिक परिवर्तन का। स्विच ऑन करोगे बल्ब जलेगा, ऑफ करोगे वापस से बंद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नंबर 10, पानी में रेत का घुलना। पानी में रेत का घुलना अलग कर सकते हैं छान करके, ये भी भौतिक परिवर्तन हो गया। इसके अलावा और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें तो वो है दोस्तों मोमबत्ती का पिघलना। अच्छा एग्जाम्पल है नंबर 11, मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना, यस। अब देखिए मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन कैसे हुआ, इस बात को यहाँ पर समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम इधर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक मोमबत्ती है, ठीक है। ये एक मोमबत्ती है हमारे पास, और ये जो मोमबत्ती है तो हम जला देते हैं, क्या कर देते हैं इसको, अभी तो बंद है, इसको हम जला देते हैं। ये लीजिएगा, ये मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। जब मोमबत्ती जल रही है तो यहाँ पर दो प्रक्रियाएं हो रही हैं, ध्यान रखना। दोनों ही तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, भौतिक परिवर्तन में भी पूछा जाता है और रासायनिक परिवर्तन में भी पूछा जाता है। मैं लास्ट में आपको फैक्ट लिखा के अलग से इसको लिखाऊंगा भी। ये मोमबत्ती जल रही है तो यहाँ दो प्रक्रियाएं हो रही है, एक तो मोमबत्ती के जलने का क्रम, जलना, और जब मोमबत्ती जलती है तो साइड में यहाँ पर मोम पिघलेगा भी, मोम साइड में पिघलेगा भी। ये प्रोसेस हो रहा है, ये है पिघलना। अब आपको केवल और केवल पूछे कि मोमबत्ती का पिघलना, केवल पूछा मोमबत्ती का पिघलना, तो मोम पिघलेगा। मोम पहले क्या था, ठोस में था, ठोस। जब पिघलेगा गर्म होकर तो मोम किस में बदल जाएगा, दरों में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, दरों में बदल जाएगा, ठीक है। अगर मोम को वापस से ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ठोस। तो केवल मोम का पिघलना या मोमबत्ती का पिघलना आपसे पूछे तो यहाँ पर केवल अवस्था परिवर्तन हो रही है, जो पूर्व अवस्था में वापस लौटकर जा रही है, यानी कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है। कैसा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, क्लियर है। लेकिन यहीं से आप कहे कि मोमबत्ती का जलना, तो जो मोमबत्ती जल गई क्या हमें वो वापस प्राप्त होगी क्या, जो मोम जल गया, ठीक है, क्या वो हमें वापस प्राप्त होगा क्या, वो हमें वापस प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब वो स्थायी रूप से बदल गया, और जो स्थायी रूप से बदल जाते हैं वो रासायनिक परिवर्तन। यही आपको अगर प्रश्न को घुमा के गए कि मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में, मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में, जलने के प्रक्रम में क्या होगा, तो हमारा जवाब क्या होगा, तो हमारा जवाब होगा दोस्तों भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन। जवाब क्या होगा, आंसर होगा अपना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन, दोनों परिवर्तन। अब प्रक्रम शब्द दिया है आपको, क्या दिया है, प्रक्रम। यदि आपको प्रक्रम शब्द पूछ लेता है तो क्या करते हैं, प्रक्रम शब्द के अंदर हमें यही बात ध्यान रखनी होती है
कि जल भी रहा है और पिघल भी रहा है, दोनों प्रक्रियाएं हो रही है। तो जलना रासायनिक और पिघलना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो इसलिए मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम को हम दोनों में शामिल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, ठीक है, आज काफी सारी एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। यही प्रश्न जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में 2016 में पूछा गया था, मोमबत्ती के जलने का प्रक्रम। तो इसी टाइप के प्रश्न होते हैं एग्जाम में जो अक्सर आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात की दोस्तों किसकी, ये तो हमने बात की भौतिक परिवर्तन की। किसकी की? भौतिक परिवर्तन की हमने यहाँ पर बात कर ली कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं और क्या क्या उनके उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। आशा करता हूं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब दूसरे पोर्शन की हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन, सॉरी रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन, अब रासायनिक परिवर्तन की हम बात करते हैं दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन नाम से स्पष्ट है, ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण भी बदल जाएं और पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण भी अगर बदल जाते हैं तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में दोनों शामिल हैं, बाह्य गुणों में परिवर्तन होना और आंतरिक गुणों में परिवर्तन होना, ये दोनों शामिल है किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। तो सबसे पहली बात हम यही यहाँ पर जानते हैं इसकी परिभाषा कि पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन, पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन, पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। पदार्थ के रासायनिक, पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रासायनिक, केमिकल चेंजेस कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर एक बात देखिएगा कि हमने परिभाषा में देखा कि पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुण भी यहाँ पर बदल रहे हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन की कुछ खास विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहली विशेषता तो ये देखिएगा, ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। स्थायी परिवर्तन होते हैं। अब स्थायी परिवर्तन होते हैं, इसका क्या मतलब है? रासायनिक परिवर्तन स्थायी होने का मतलब है कि इनमें क्रिया कारक से क्रियाफल बनेगा। बिल्कुल, क्रिया कारक यानी कि रिएक्टेंट, क्रिया कारक से क्या बनेगा? क्रियाफल बनेगा, उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्रियाफल कह दीजिएगा, उत्पाद कह दीजिएगा या प्रोडक्ट कह दीजिएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें दोस्तों? क्रिया कारक से क्रियाफल बनेगा, उत्पाद बनेगा, लेकिन किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, किसी भी प्रक्रम के द्वारा, किसी भी प्रोसेस के द्वारा हम वापस से क्रियाफल को किसमें नहीं बदल सकते? क्रिया कारक में नहीं बदल सकते। यानी कि जो उत्पाद बन रहा है वो स्थायी बन गया, हाँ वो इससे आगे वाले रूप में परिवर्तित हो जाएगा लेकिन वापस पीछे की ओर नहीं आएगा। तो जब बनने वाला उत्पाद स्थायी हो, पूर्व अवस्था में वापस लौट के नहीं आ सकता हो, तो ऐसा परिवर्तन जो है वो स्थायी परिवर्तन होता है, जो कि किसकी श्रेणी में आता है? रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। ओके, यस, चलिए आगे देखते हैं मित्रों, आगे बात करते हैं इसमें। अगली जो विशेषता है, हमने कहा स्थायी परिवर्तन, ये तो हमने कह दिया। अब हम कह सकते हैं कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय। कौन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन
अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय होने का मतलब क्या है? अनुत्क्रमणीय होने का मतलब है कि ये केवल एक ही दिशा में चलते हैं, वापस पीछे की दिशा में नहीं आते हैं। ये मतलब होता है अनुत्क्रमणीय का। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरणों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरणों की हम बात करें तो दोस्तों पहला उदाहरण हम यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। जैसे दूध से किसका बनना? दही का बनना। इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, डेरिवेशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए हम दूध क्या कर, दूध से बन रहा है कौन? दही। तो दही के हम भौतिक गुण जांच करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूध के हम क्या चेक करेंगे? रासायनिक गुण चेक करेंगे। और दही के हम क्या चेक करेंगे? रासायनिक गुण चेक करेंगे। क्लियर? अब देखिए ये चीजें हम देखेंगे कि कौन कौन से गुणों में यहाँ परिवर्तन हो रहा है, यानी क्रियाकारक के भौतिक और रासायनिक गुण हमें पता होने चाहिए, और बनने वाला जो क्रिया वाला उत्पाद है उसके भी भौतिक और रासायनिक गुण हमें पता होने चाहिए। फिर हमें यहाँ से कंक्लूजन ये निकालना है कि इनमें परिवर्तन किस में हो रहा है, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, इसको हमें यहाँ से जांचनी है। ओके, और दोनों में हो रहा है तो वो रासायनिक। तो यहाँ पर देखिएगा दूध के भौतिक गुण है, एक भौतिक गुण निकाल दो द्रव। दही का है तो ना ठोस होता है ना द्रव, दोनों के बीच की अवस्था है प्लाज्मा, सेमी सॉलिड। ओके, यस। दूध का रासायनिक गुण है कि इसका संगठन, तो दूध में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। बना कौन है? दही। दही का रासायनिक गुण क्या है? दही में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हो गया अम्ल। तो यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर खास बात यह है कि जब दूध से दही बन रहा है यानी कि परिवर्तन हो रहा है, दौरान क्या भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? यस, भौतिक गुण बदल रहे हैं। दूध से दही बनने पर भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो क्या रासायनिक गुण भी बदल रहे हैं क्या? बिल्कुल, रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि क्रियाकारक में प्रोटीन था और क्रियाफल में वो अम्ल बन गया है। तो जब होने वाला ऐसा परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन, जिस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके क्या भी बदल जाते हैं? उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। अगर दोनों परिवर्तित हो रहे हैं तो हम उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन उसको कहेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे लकड़ी का, जैसे कोयले का, जैसे कागज का, जैसे पेट्रोल का, वह डीजल का, आदि का क्या होना? आदि का जलना, आदि का जलना। दोस्तों जलने की जो भी बातें हैं वो सारी किस में शामिल है? रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। क्योंकि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कागज ये जल गया तो जला हुआ जो पदार्थ है ये वापस पूर्व अवस्था में हम इसको नहीं ला सकते, और जो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकते वो स्थायी परिवर्तन कहलाते हैं और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल नंबर 3, श्वसन की क्रिया जो हमारे शरीर में होती है, जिसे दहन की क्रिया भी कह सकते हो, और ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है दोस्तों, जिसे पाचन हम कहते हैं, ऑक्सीकरण जिसे क्या कहते हैं? पाचन भी कह सकते हो। पाचन की जो क्रिया है आदि, ये सभी क्या है? ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। पदार्थ का श्वसन हो गया, दहन हो गया, पाचन हो गया, उसको पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते। स्थायी परिवर्तन हो गया। कैसा हो गया? स्थायी परिवर्तन हो गया। नंबर 4, अंडे का फ्राई होना। फ्राई अंडे को वापस पूर्व अवस्था में नहीं ले जा सकते। अंडे का फ्राई होना, हम फ्राई अंडे को वापस पूर्व अवस्था में नहीं ले जा सकते। क्लियर? यस। नंबर 5, इसके अलावा दोस्तों जैसे सब्जियों का उबलना, सब्जियों का उबलना, वापस हम इसको पूर्व अवस्था में नहीं ले जा सकते। जैसे मित्रों लोहे लगना, लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लग गई तो हम जंग को हटा सकते हैं,
इन जंग के साथ जिस लोहे का क्षरण हो गया, जो लोहा नष्ट हो गया, उसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते, उसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर? तो लोहे पर जंग लगना। इसके अलावा और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो और एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना, अभी बताया था मैंने, मोमबत्ती का जलना। क्लियर? जैसे अम्ल क्षार अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार अभिक्रियाएं या इनको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण या लवण का निर्माण हो रहा है तो लवणीकरण, लवणीकरण। अब ब्रैकेट में लिख देता हूँ अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार की क्रियाएं, अम्ल क्षार की क्रियाएं कैसी हैं? ये है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। जैसे नंबर 9, अगला उदाहरण, दूध का फटना, दूध का फटना। तो दूध का फटना जो है दोस्तों, ये यानी कि जब दूध फटेगा तो क्या बनेगा? पनीर बनेगा। तो या कह दो पनीर का बनना, पनीर का बनना, या तो दूध का फटना कह दो और या कह दो पनीर का बनना, ये कह दो। तो दूध का फटना या पनीर का बनना, दूध का फटना या पनीर का बनना किस में आएगा? ये आएगा अपना किसके अंदर? तो ये आएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन के अंदर। तो रासायनिक परिवर्तन में वो सभी उदाहरण शामिल हैं जिनको किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हम पूर्व अवस्था में वापस नहीं ले जा सकते, वो सबके सब किस में आएंगे? रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। जैसे एक एग्जांपल और यहाँ पर दे देता हूँ अच्छे वाला, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनता है। जैसे एक एग्जांपल और यहाँ पर अच्छे वाला बताता हूँ दोस्तों, किण्वन की क्रिया, फ्रेगमेंटेशन। किण्वन क्या होता है? किण्वन फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ये होता है पदार्थों को सड़ा गलाकर, पदार्थों को सड़ा गलाकर एल्कोहल बनाने की क्रिया, सड़ा गलाकर क्या करने की क्रिया? एल्कोहल बनाने की क्रिया, एल्कोहल बनाने की क्रिया किण्वन कहलाती है। और एक खास बात याद रखनी है, इस किण्वन के द्वारा इफेक्ट लगा के लिख देता हूँ, किण्वन के द्वारा ही, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही बियर बनाई जाती है। ठीक है, तो किण्वन द्वारा ही, किण्वन द्वारा ही बियर का निर्माण किया जाता है, बियर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, शराब का पूछे आपसे तो आसवन। ठीक है, याद रखने के लिए वापस बता देता हूँ एक बार, शराब का किससे? आसवन। शराब बनाने की विधि क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। जबकि बियर बनाने की विधि क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, यस। तो ये थे दोस्तों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जिसमें हमने ये देखा कि अगर पदार्थ के केवल बाह्य गुणों में परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। पदार्थ के यदि आंतरिक गुणों में भी या उसके संगठन में भी परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो दोनों प्रकार के परिवर्तनों की हमने यहाँ पर बात की, जिनमें एक था अपना भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक है अपना रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए यहां से मैं आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूं जो दोनों से रिलेटेड है, और इन दोनों से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है, ये दोनों से रिलेटेड वाला प्रश्न हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, फिर मैं बता देता हूं कि जिसमें दोनों विक्रिया होती है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। क्लियर? यस। तो ये जो है दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम्पल दोनों के अंदर आता है, भौतिक परिवर्तन में भी आता है और रासायनिक परिवर्तन में भी आता है। ठीक है, तो भौतिक कैसे हो गए? स्थायी हो गए, बस केवल इतना ज्ञात रखना है अपने को, जिसमें पदार्थों को वापस पूर्वावस्था में ले जा सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो है वो कैसे हो गए? वो हो गए स्थायी, जिनमें हम पदार्थों को वापस उनकी पूर्व अवस्था में लेकर नहीं जा सकते। क्लियर?
तो इस प्रकार पदार्थ के जो भौतिक और रासायनिक यानी बाह्य और आंतरिक जो गुण है, उन बाह्य और आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है और उन्हीं परिवर्तनों के आधार पर हम ये पहचान करते हैं कि होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। ओके दोस्तों, तो ये था अपना भौतिक रासायनिक परिवर्तन का टॉपिक। अगली क्लास में अगला टॉपिक आप लोगों के लिए जो है लेकर आऊंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आज के लिए इतना इस क्लास के लिए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।